नाजरीन आदाब। पाकिस्तान में हमारे आज के मेहमान हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमज़ान, जिनका ताल्लुक ज़िला कुपवारा से है और उन्हें 3 मरतबा रिप्रेजेंट किया है हंदवारा असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी, 4 मरतबा उन्हें किया है कॉन्स्टिट्यूंसी हंदवारा को रिप्रेजेंट रियासती असम्बली में, और ये 2 मरतबा काबीना के मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बल्कि 3 बार रहे 1987 से 90 तक। ये पहले मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडस्ट्री से, बाद में इनको मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया, फिर 2008 में भी मिनिस्टर रहे और 1987 से 90 तक भी ये कैबिनेट के मिनिस्टर थे। आज हमारे मेहमान हैं चौधरी मोहम्मद रमज़ान। चौधरी साहब, शुक्रिया कि आप आज हम आपसे बात कर रहे हैं और आप हमसे बात कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि हंदवारा की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी और अभी भी है, इसमें मुकम्मल कब्ज़ा था आपके हरीफ अब्दुल गनी लोन साहब का। लोन साहब कांग्रेस के साथ वाबस्ता थे और कई इलेक्शंस उन्हें लड़े। बाद में बीच में एक इलेक्शन उन्हें 1977 का जनता पार्टी की टिकट पर उन्हें लड़ा, और उसके बाद 80 के बाद उन्होंने अपनी पीपल्स कॉन्फ्रेंस यहाँ पे उसकी बुनियाद डाली और उसके तहत भी कई इलेक्शंस लड़े, और एक सरकर्दा लीडर थे। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला के साथ इनका काफ़ी तसादुम रहता था असम्बली में भी। तो आपसे हम जानना चाहेंगे कि अगर ये लोन साहब जीते थे लगातार इनके इलेक्शंस 67, 72 वाला इलेक्शन, फिर जनता पार्टी का 1977 वाला इलेक्शन, तो आपने किस तरह से 1983 का इलेक्शन जीता वहाँ पे हंदवारा से और इनको वहाँ से अलग किया? क्योंकि आप पे इल्ज़ाम ये है आपके मुखालफिन की तरफ से कि उन्होंने धांधलियाँ की, चोरियाँ की वगैरह वगैरह। हम आपका नज़र इसमें जानना चाहते हैं, आपका मौक़िफ़ क्या है? शुक्रिया फयाज साहब आपका, आप यहाँ पर आए और आज इंटरव्यू ले रहे हैं मुझसे। जो बातें आपने यहाँ पर की इलेक्शन के बारे में, देखिए 83 में मैं पहली बार असम्बली में आया और उसके बाद 96 में भी आया, दैन 2008, दैन अगेन 2008 से 2014 तक। तो पहला इलेक्शन जो मेरा था वो 1983 का इलेक्शन था। इससे पहले आपने हंदवारा नोटिफाइड एरिया कमेटी का इलेक्शन लड़ा था और चेयरमैन था। मैं नोटिफाइड एरिया कमेटी हंदवारा का चेयरमैन था। 1980 में लड़ा था वो? नहीं, लड़ा नहीं था, उस वक्त नॉमिनेट करते थे। अच्छा। लोकल बॉडीज उस वक्त जो नोटिफाइड एरिया की ये नोटिफाई होती थी जी, इसमें कोई इलेक्शन नहीं होता। अच्छा, इलेक्शन उस वक्त सिर्फ होता था म्यूनिसिपैलिटी का। अच्छा। तो नोटिफाइड एरिया को नोटिफाई किया जाता था गवर्नमेंट की तरफ। अच्छा, फिर चेयरमैन मुकर्रर किया जाता था। फिर चेयरमैन मुकर्रर। तो उस वक्त आपको शेख साहब की हुकूमत थी और उन्होंने मुझे नॉमिनेट किया था फॉर टाउन एरिया ये नोटिफाइड एरिया कमेटी। आपने उसी साल ज्वाइन किया था नेशनल कॉन्फ्रेंस? ना, उससे पहले। देखिए हमारा फैमिली बैकग्राउंड वो तो माजरा शुमारी से है। हमारे चाचा जो थे वो माजरा शुमारी के सरकर्दा रुकन थे, बल्कि वो तहसील के सेक्रेटरी भी थे ये माजरा शुमारी के। उसके बाद जब शेख साहब की हुकूमत आ गई तो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट हो गई माजरा शुमारी। तो उन्हीं दिनों मैं LLB करके आया फ्रॉम ISL पुणे से। तो ISL पुणे से आके ही मैंने ज्वाइन किया डायरेक्टली इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस। मैं किसी और पार्टी में नहीं गया जी। तो और नेशनल कॉन्फ्रेंस में आके मुझे सरपरस्ती रही शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की, बेग साहब की, जो उन दिनों बड़े बड़े स्टलवार्ड्स थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के। शाह साहब थे, ख्वाजा मोहिद्दीन शाह साहब थे, अताउल्लाह सोहरावर्दी साहब थे, बदरवाहिद साहब थे, बहुत सारे लोग। मोहन किशन को उठाकर देवदास साहब ने सर पर हाथ रखा और खुदा के फजल से मैं आगे बढ़ता गया जी। जहाँ तक आप ये कहते हैं कि 1983 के इलेक्शन का कोई रिगिंग नहीं हुई। अब्दुल गनी लोन ऐसे लीडर थे नहीं कि जिसके खिलाफ कोई रिग कर सकता था। वो बड़े सख्त आदमी थे अपने इलाके में। तो चूँकि मैं एक शुरुआत मैंने ये इलेक्शन 83 में थी, मैं उम्र से भी बहुत छोटा था उस वक़्त, जबकि अब्दुल गनी लोन उस वक्त भी एक मंजे हुए लीडर थे, क्योंकि उन्होंने 77 में जो इलेक्शन उस वक्त वो दावेदार थे कि मुझे चीफ मिनिस्टर बनाया जाए। जनता दल की जब जनता पार्टी की के ज़रिए जो इलेक्शन हो गए, जब दिल्ली में जनता पार्टी की हुकूमत थी, वो उस वक्त दावेदार थे चीफ मिनिस्टर बनने के।
اور اس کے بعد وہ چیف منسٹر نہ بن سکے، لیکن اپنے مطلب ان کا ایک اپنا ایک زور تھا وہاں پر، اس میں کوئی شک نہیں۔ 83 کے الیکشن میں اس نے 2 جگہ الیکشن لڑا، ہندوارہ اور ایک کرنا ہندوارہ اور اور کرنا۔ کوپوارا سے کرنا تک ایک کانسٹیٹوینسی ادھر الیکشن لڑا، کیونکہ اس کو اپنے ساتھیوں نے کہا کہ آپ کو کوئی یہاں الیکشن ہی نہیں ہے، آپ کو کوئی الیکشن نہیں، آپ دو جگہوں پر لڑو الیکشن۔ تو بہرحال وہ گیا، اور اس کے بعد جب رزلٹ آیا، رزلٹ آ کے مطلب وہ ہار گیا اس الیکشن میں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جب وہ رزلٹ نکلا آخر میں، وہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے مبارک کی اور کہا میرے ووٹر اب آپ کے حوالے ہیں، ان سے انصاف کرنا۔ تو یہ کچھ لوگ جو کہتے ہیں کہ دھاندلی واندلی کی بات، ایسی بات ہی نہیں ہے۔ تو 83 میں جب انہوں نے ہارا، اس وقت ہمارے پاس جو اعداد شمار ہے 17,575 ووٹ آپ کو ملے تھے، 17,565 ووٹ عبدالغنی لون صاحب کو، 10 ووٹ کا فرق تھا، اور 10 ووٹ سے بعد میں انہوں نے وہ پیٹیشن بھی کیا تھا، وہ ختم ہو گئی تھی الیکشن پیٹیشن، وہ انہوں نے پیروی اس کی کی۔ ہاں بالکل زبردست، 3 سال وہ پیٹیشن چلی ہائی کورٹ نے کیا کہا؟ ہاں کچھ نہیں، مطلب اسٹیبلش نہیں ہوا، نہ کچھ اسٹیبلش نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا، بالکل کچھ بھی نہیں ہوا، 3 سال وہ پیٹیشن چلی، 3 سال چلی۔ جی ہاں۔ تو اس سے پہلے کے جو الیکشنز تھے، کیونکہ عام طور پہ بلیف یہی ہے ہماری جنریشن کا کہ اس میں ان کا کافی دبدبہ تھا، جس طرح سے شیخ محمد اللہ کا مان لیجیے سری نگر ہے، کچھ دوسری جگہوں پہ، اس طرح سے عبدالغنی لون کا ہندوارہ میں تھا، انہوں نے کئی الیکشن لڑے تھے۔ کیا وہ کس قسم کے الیکشن تھے؟ کیا وہ واقعی سرکردہ لیڈر کے طور پر ابھرے تھے؟ حقیقت سننا چاہتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں گا عبدالغنی لون کی جو شروعات ہوئی ہے پالیٹکس میں، وہ اپنے گاؤں ہرے سے آگے وہ ہندوارہ میں انہوں نے وکالت شروع کی، اسی دوران انہوں نے الیکشن لڑا 67 کا، وہ اسی وقت کانگریس سے منسلک ہو گئے، اور وہ الیکشن جو تھا 12 کینڈیڈیٹس اس کے خلاف اٹھے تھے، اس میں سرکردہ وکیل بھی تھے عبدالعزیز ملک، اس ملٹنٹو نے اس کو پھر 90 کے بعد شہید کیا، اس میں عبدالرحمن بڑھانا صاحب تھے ٹنگڈار کے، جی وہ بھی ایک کینڈیڈیٹ تھے، خواجہ غلام قادر مسالہ صاحب بھی اس میں کینڈیڈیٹ تھے، جی، اور اس کے علاوہ بھی اور 9 کینڈیڈیٹ تھے۔ 12 کینڈیڈیٹ جو اس کے خلاف اٹھے اس ٹائم، اس وقت اوتھ فارم ہوتا تھا، جیسے آج بھی ہوتا ہے، اوتھ لیتے ہیں کانسٹیٹیوشن پر، 12 کے 12 لوگوں کا اوتھ فارم چوری کیا گیا، اور عبدالغنی لون کو ڈکلیئر کیا گیا ان اپوزڈ، اور بلا مقابلہ وہ جیت گئے۔ یہ 83 کی بات ہے، نہیں 67، یہ 67 کی بات۔ ایسا ہی ہوا تھا دوسری کانسٹیٹوئنسی، نہیں میں کہتا ہوں ہندوارہ کانسٹیٹوئنسی کی پرٹیکولرلی 72 کا الیکشن جو ہو گیا، نیشنل کانفرنس نے 67 میں تھی، کیونکہ وہ محاذ رائے شماری میں تھی، الیکشن نہیں لڑتے، بائیکاٹ کرتے تھے، اور پھر 72 میں بھی نہیں لڑی۔ اس وقت عبدالغنی لون صاحب کے خلاف شریف الدین شارق صاحب کینڈیڈیٹ تھے، جی، جو پھر ایم پی بھی رہے بہت ٹائم تک، 2 بار اسمبلی ممبر بھی رہے۔ اتنا تگڑا مقابلہ اس وقت ہوا 67 میں، 72 میں، جی، کہ یہ نہیں لگ رہا تھا عبدالغنی لون جیت جائیں گے، بلکہ وہ ہارنے کے بھی قریب تھے۔ اچھا، اس وقت دہشت تھی اتنی کہ کہنے کی بات ہی نہیں، کتنی دہشت تھی۔ شریف الدین شارق صاحب کے جو یہ ایجنٹس تھے، پولنگ ایجنٹس، ان کو گھروں میں بند کیا گیا، ان کو گاؤں خانوں میں بند کیا گیا، اور 3 دن کے بعد ان کو گاؤں خانوں سے چھوڑ دیا گیا باہر، اور پولنگ اسٹیشن پر صرف لون صاحب کے ہی لوگ تھے۔ بہرحال جیت لیا انہوں نے وہ الیکشن۔ یہ 72 کی بھی بات ہے، اور 77 پھر شریف الدین شارق صاحب نیشنل کانفرنس کے کینڈیڈیٹ تھے ہندوارہ سے، جی۔ وہ اتنا الیکشن مطلب لڑا گیا اس حساب سے، پھر یہی بات ہو گئی، دہشت،
اور اس الیکشن جب عبدال غنی وہ کنٹروورشل الیکشن جو انہوں نے 77 میں جیتا، حالانکہ وہ جنتا دل کے اس وقت کینڈیڈیٹ، جنتا پارٹی کے کینڈیڈیٹ موراجی دیسائی صاحب جو دلی میں تھے، ان کے کینڈیڈیٹ تھے جی. وہ کینڈیڈیٹ ہی نہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو کہتے تھے کہ میں چیف منسٹریل کینڈیڈیٹ بھی ہوں. اچھا یہ مطلب 77 میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں اتنی مطلب دہشت تھی ادھر ایک سب ڈویژنل میجسٹریٹ تھے جو الیکشن کے انچارج بھی تھے ادھر، اس کا نام تھا بالی. سردار تھے؟ نہیں، وہ جموں کا ایک بندہ تھا بالی، ایس ڈی ایم تھے، وہ الیکشن انچارج تھا. اس نے اپنے ذریعے اتنی دھاندلی کروائی. پہلے لڑائی ہوئی ایک جگہ وہاں پر، بٹکوٹ کا ایک ایریا ہے ہندوارہ سے 2 کلومیٹر دور. جب ہم اس کے پاس گئے، جب ہمارے لوگوں کو مارا پیٹا گئی، آدھوں کی انگلیاں کاٹی گئی، آدھوں کی مطلب آنکھیں نکالی گئی، اتنی مار پیٹ ہو گئی. تو پھر میں اس وقت تھا ادھر، میں اسی بالی صاحب کے پاس گیا. میں نے کہا بالی صاحب بڑکوٹ جائے، ادھر اس طرح حالات ہو گئے ہیں. وہ مجھے ریٹرن میں کہتا ہے کہ جب 10-11 لوگ مریں گے تب میرے پاس آنا شکایت کرنے کے. ابھی شاید کوئی نہیں مارا ہے. یہ ریٹرننگ افسر کہتا ہے جو الیکشن انچارج تھا ہمارا جی، یہ وہ کہتا ہے. خیر پھر لڑا الیکشن، جیت لیا لون صاحب نے الیکشن، لیکن وہ جیتا ہوا الیکشن نہیں تھا اس کا. ہی واز لوزنگ ایٹ دیٹ ٹائم ویری بیڈلی. اس کے بعد شیخ صاحب جب سب لوگوں نے کہا ادھر دھاندلیاں ہوئی، پھر شیخ صاحب نے ایک آفتاب کمیشن قائم کیا. آفتاب کمیشن ایک ریٹائرڈ سیشنز جج تھے جی، تو ان کے ساتھ اور بھی کچھ لوگ تھے. اس کمیشن نے ہر جگہ وہ ہندوارہ کانسٹیچوئنسی میں گیا، اور اس کے بعد ہندوارہ میں بھی انہوں نے گواہ وغیرہ لے لیے. پہلے معائنہ کیا ہر جگہ، لوگوں سے پوچھا، اور الٹیمیٹلی انہوں نے ڈیسیجن دیا. بالی کو بھی سسپینڈ کیا گیا نوکری سے، پھر نکالا گیا، اور اس کے ساتھ 12-13 لوگ اور نکل گئے جن کو ڈسمس کیا گیا اس وقت نوکری سے. اسی الزام پر جی. بالی صاحب جو ریٹرننگ افسر تھے اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسر، اور دوسرے جو لوگ تھے نائب تحصیلدار، کوئی ٹیچر تھا، کوئی اور بھی تھا، 12 لوگوں کو اس وقت نوکری سے نکالا گیا کیونکہ پروف ہوا یہ دھاندلی ہوئی ہے کمیشن میں. ایسا یہ ایسی بات نہیں جو ایک مت کھڑی کی گئی ہے وہ یہ تھا. ہاں لڑاکو تو تھے، اس میں کوئی بات نہیں، لڑاکو تھے، لیکن لڑاکو کو ہم یہ کہیں گے کہ کانسٹیچوئنسی ان کے بائیں جیب میں تھی، وہ بھی نہیں تھا، وہ بات نہیں تھی. اسی لیے جب 87 میں آیا تو لوگوں نے ایک راحت حاصل کی، وہ نکلے، ووٹ ڈالے، بڑا ٹف کمپٹیشن تھا. اور 83 کے الیکشن میں بھی میں کہوں گا ایک پولنگ اسٹیشن تھا کاواری، وہ 100% میرا اسٹیشن ہمیشہ ہوتا تھا. لون صاحب اور اس کے ساتھ ایک آدمی، انہوں نے فائرنگ کی پولنگ اسٹیشن پر. وہ بندوق ہوتا تھا، وہ لمبا چارہ بندوق، اس کو کہتے تھے. فائرنگ اس غرض سے کی کہ اس پولنگ اسٹیشن پر 100% ووٹ نیشنل کانفرنس کے یہ بھاگ جائیں. یہ 83 کی بات ہے. لیکن ہمارا بھی ایک ورکر ادھر تھا، وہ گھر میں چلا گیا، اس نے ادھر سے وہی چھڑا ادھر سے لایا اور واپس فائرنگ کی ان پر، اور پھر یہ بھاگ گئے. اچھا، تو اس طرح سے چلتا تھا، یہ چلتا تھا اس وقت. ڈبل بیرل گن سے، ہاں ڈبل بیرل گن سے انہوں نے بھی گولی خود چلائی. اچھا، اور ادھر سے ہمارے اس ورکر نے زندہ ہے، ہمارا ورکر زندہ ہی ہے ابھی. اللہ تعالیٰ لون صاحب کو بھی جنت الفردوس میں جگہ دے دے، لیکن جس نے یہاں سے NC کے طرف سے چلائی وہ زندہ ہے ابھی. تو لہٰذا ایسی بات نہیں ہے کہ یہ بس لون صاحب اپنے ایریا میں بڑے یہ تھے وہ تھے وغیرہ، وہ ایسی بات نہیں تھی. ہاں لڑاکو تھے، ٹاپ قسم کے آدمی تھے. تو یہ مطلب 83 کے الیکشن میں.
نے ابھی आपसे कुछ दिन पहले एक इंटरव्यू लिया डिटेल्ड पॉडकास्ट अली मोहम्मद वटाली साहब का, जो DIG थे उस वक्त, जिस वक्त इलेक्शन वगैरह होते थे कश्मीर में 1987 के इलेक्शन, उस वक्त वो डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल थे पूरे कश्मीर के और लद्दाख के भी, और एक प्रोफेशनल पुलिस ऑफिसर के तौर पर इनका बड़ा नाम है। इनसे हमने पूछा 1987 के इलेक्शन के बारे में, क्योंकि इल्ज़ाम यही है हर तरफ से, और ख़ास तौर से जो अब्दुल गनी लोन और उनके जो सक्सेसर्स हैं उनकी तरफ से भी ये इल्ज़ाम है कि 1987 के इलेक्शन में बहुत सारी धांधलियाँ हुई, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कराई और इसका क्लोजर होना चाहिए, ये उनका डिमांड अभी भी है। लेकिन अली मोहम्मद वटाली ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कोई चोरियाँ नहीं की, कुछ कैंडिडेट्स ने अपने अपने तौर पे मैनिपुलेट कराया इलेक्शन। तो उन्होंने कहा बिजबहरा, वची, शुपयान, अमीरा कदल, और उसके बाद आपने हंदवारा का बोला। उन्होंने कहा कि हंदवारा से अब्दुल गनी लोन जीत रहे थे, लेकिन चौधरी मोहम्मद रमज़ान ने वो रात को आए और उन्होंने वहाँ पे इनके जो वोट्स थे वहाँ पे वैलिड वोट्स, उन पे वो स्टैम्प डलवाए और वो इनवैलिड हो गए और 16 वोटों से वो जीत गए। ये उन्हें 1987 के इलेक्शन में कहा, और उन्होंने कहा कि इन्होंने डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला से बात करके एक DIG दूसरे थे SS अली साहब, उनको वहाँ पे लाया और उन्हें वहाँ पे दहशत मचा दी, और इस तरह से उन्होंने वो इलेक्शन मैनिपुलेट करके जीता। सही क्या है? देखिए 87 इलेक्शन के बारे में जो कहा जाता है, वटाली साहब ने हंदवारा को जोड़ दिया जी। हंदवारा का कोई नाम नहीं लेता था, हाँ कि और जगहों पर लोग कहते थे, लेकिन इसने जोड़ दिया जी हाँ। और मैंने इसकी किताब भी पढ़ी है। वटाली साहब खुद कन्फ्यूजन में है, वो 83 और 87 को एक ही इलेक्शन मानते हैं। ये 10 वोटों की जो बात है ये 83 की बात है। हमारे सामने इस इल्ज़ाम की अहमियत ये है क्योंकि बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पे भी लिखा है कि वटाली साहब जो है ये बुनियादी तौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वर्कर थे, ये कोई पुलिस अफसर नहीं थे, ये उनके खिलाफ इल्ज़ाम है। मैं उसी बात पर आऊँगा। वटाली साहब तो जो उन्होंने किताब भी लिखी 1-2 साल पहले, वो आई मंजर आम पर विंटर में, मैंने वो पढ़ी जी। उसमें भी वो कन्फ्यूजन के शिकार है, और आज का जो उन्होंने पॉडकास्ट में आपको इंटरव्यू दिया उसमें भी कन्फ्यूजन के शिकार थे। ये 10 वोटों की जो बात है ना, ये 83 की बात है। अच्छा 87 में मैंने मोर देन 1300 वोट से विज़ाविज़ अब्दुल गनी लोन और बहुत सारे 5-8 कैंडिडेट और भी थे, उनके खिलाफ इलेक्शन जीत लिया। 1300 से ज़्यादा का मार्जिन। आप इस वक्त भी गूगल खोल लीजिए जी, और 87 के इलेक्शन रिजल्ट निकाले आप अगर उनकी बात सही होगी तो मैं सारा कुछ विड्रा करूँगा। तो ये क्यों बता रहे हैं? दूसरी बात ये है वटाली साहब और लोन साहब के ये बड़े ज़बरदस्त खतरनाक दोस्त थे एक दूसरे के, और इनके साथ अल्लाह ताला उनको सेहत रखे, ये अब्दुल हमीद खान साहब ये भी थे। ये 3 लोग बड़े ज़बरदस्त दोस्त थे। कौन कौन? आप लोन साहब जी, वटाली साहब, अब्दुल हमीद खान साहब, ये आपस में बड़े जिगरी दोस्त थे। ठीक है, अच्छी बात है, जिगरी दोस्त है, हमारे भी दोस्त है, दुश्मन भी है, हमें कोई लोग पसंद नहीं करता है, कोई पसंद भी करता है जी, तो लिहाजा हमें उसके साथ कोई गरज नहीं। लेकिन वटाली साहब हमेशा वोटर रहे, उनकी फैमिली अब्दुल गनी लोन की टिल 2008 हर इलेक्शन में, टिल 2008, हाँ हर इलेक्शन में, चाहे किसी भी पार्टी से, हर इलेक्शन में ये थे। ये यहाँ श्रीनगर में बसते थे, लेकिन जब इलेक्शन के दिन आते थे, कोई 10-15 दिन वो उधर आते थे, लंगर लगाते थे उधर, हालांकि वो उधर नहीं रहते थे, लंगर लगाते थे उधर, फिर कंपेनिंग करते थे, आसपास के गांव के लोगों को लाते थे। उनका एक बिजनेस चल रहा था वहाँ पर लकड़ी का, जंगल से लकड़ियाँ निकालते थे, और उनका अपना वो बैंड सा मिल था, वो ज्वाइनरी वगैरह उधर गांव में, वो असर उनका काफ़ी फैला था उस एरिया में, खासकर राजवार के एरिया में। ज़ोहर साहब वटाली इनके भाई हैं, छोटे भाई वटाली साहब के। तो ये ज़ोहर साहब अप टू लेटली वो अब्दुल गनी लोन के हामी रहे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के रहे हैं, वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस चलाता था वहाँ पर, वटाली साहब अपनी नौकरी करता था, लेकिन वोटर वो थे उनके, हमारे वोटर कभी नहीं थे। आज मैं आपको देखूँगा, ये अभी उनको हो गए ये असेंबली इलेक्शन जो अभी हमने लड़ा ना 2024 वाला, उससे पहले 1.5 साल पहले वो NC में आए, उनके बेटे बहुत अच्छा हुआ। खुद ये नहीं आए कभी,
अली मोहम्मद वटाली। अली मोहम्मद वटाली साहब जलसों में होते थे। जब इनका बेटा लंगेट में छोटे वटाली साहब जलसे जुलूस करते थे, ये खुद आते थे वहाँ पर। फारूक उमर साहब को मालाएं डालता था, शाल डालता था। 2024 ये 2024 के इलेक्शन पहले एक साल पहले या 1.5 साल या 2 साल पहले उनके बेटे आ गए। उससे पहले नहीं थे? उससे पहले कभी ये एनसी के नहीं था। और मैं आपको ये भी बताऊंगा, इनका वोट दर्ज है हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी में, हंदवाड़ा का, लेकिन इनके बेटे ट्राई करते थे लंगेट से मैंडेट मिला जी। तो खैर मैंडेट नहीं मिला, तो लेकिन वोट इनका दर्ज है हंदवाड़ा में जी। इनके घर में 38 वोट हैं। 38 वोट में से एक वोट पड़ा उनका, एक वोट इस इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन 2024 के इलेक्शन में। तो एक वोट इनका पड़ा, वो खुद इस छोटे वटाली साहब का वोट था, डीआईजी एक्स आईजी शायद शफकत वटाली, शफकत साहब का, उसका वोट पड़ा। वोट उनका दर्ज है हंदवाड़ा में जी। अच्छा, तो एक वोट पड़ा, न बड़े वटाली साहब ने वोट डाला न किसी ने वोट डाला। ये आप चेक भी कर सकते हैं जी, कि चेक कर सकते, इन्हीं के एजेंट से चेक कर लीजिए। तो ऐसी बात नहीं, ये हमेशा उनके साथ रहे, ये कभी एनसी के नहीं रहे हैं। हाँ, वटाली साहब को एक दुख मेरा है, बड़े वटाली साहब को, कि जब ये इलेक्शन आया तो मैंडेट क्यों नहीं मिला छोटे वटाली को। उसमें वो मुझे भी मुहर्दी इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन जब मैंडेटों का फैसला हुआ था, मैं भी उस कमेटी में था, मैं भी उस कमेटी का मेंबर हूँ, और भी है 5-6 लोग और भी हैं। तो उस वक्त पार्लियामेंट इलेक्शन का रिज़ल्ट सामने रखा गया, फारूक साहब के हाथ में पार्लियामेंट का इलेक्शन का रिज़ल्ट था। जब उन्होंने देखा कि हमने पार्लियामेंट इलेक्शन में 30,000 वोट लीड मिली है हमारे मध्य मुकाबल को विज़ नेशनल कॉन्फ्रेंस, तो उसने कहा हमें किस लिए यहाँ पर इलेक्शन लड़ना है, ये 30,000 वोट कब हम हासिल कर सकेंगे, ये इतनी दूरी 2 महीने 2.5 महीने में कैसे पूरी हो सकती है। तो उन्होंने उस वक्त रिजेक्ट किया, और भी कुछ लोगों सीट ही सरेंडर कर लिया, सीट ही सरेंडर कांग्रेस को और भी 5-6 सीटें हमने उस वक्त सरेंडर की, जिसमें बांडीपोरा का भी है, जिसमें ये क्या नाम है वगुरा की सीट, वो भी हमने सरेंडर की। ये त्राल की सीट हमने उस वक्त सरेंडर की। हमने इधर जहाँ से ये गुलाम अहमद मीर साहब लड़े हैं इलेक्शन, कांग्रेस के जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के मेंबर हैं, डूरू की कॉन्स्टिट्यूंसी, वहाँ भी हमने सीट सरेंडर की जी। तो उनको ये गिला है, तो अब मैं क्या, उसमें तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। जो वटाली साहब का ये इल्ज़ाम है, मैंने आपको बता दिया है कि बहुत सारे लोग इसको जोड़ रहे हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस, कभी नहीं था नेशनल, इस वजह से इसकी अहमियत है। तो क्या ये बात सही है कि रात को वहाँ पे आप या आपके लोग वहाँ पे आए और उन्होंने वहाँ पे लोन साहब के वोटों पे वो दूसरा स्टैम्प डाला और उनको इनवैलिड किया? और रात को कहाँ होते थे उस वक्त, यही 20-25 हज़ार वोट टोटल पड़े थे, गिनते थे उस वक्त। ये नहीं था 4-5 घंटे में हाल हुआ, 10 बजे ये हो गया शुरू काउंटिंग, ऐसी बात ही नहीं है। और ये जो अभी आपने बीच में कहा था, ये क्या नाम है इसका, डीआईजी साहब अली साहब एस अली आए थे, उसकी मैं बात करूंगा। हमारे एक बड़े लीडर थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका नाम था गुलाम कादिर मसाला साहब जी। जब मैं 83 का इलेक्शन लड़ रहा था, तो मैं नहीं गया, मैंने इलेक्शन लड़ लिया, तो बैठे थे घर में, रिजल्ट का वेट करते हैं, रिजल्ट कब आएगा। लेकिन उस वक्त मसाला साहब फारूक साहब के पास गए, उन्होंने कहा फारूक साहब को, देखिए हम इलेक्शन जीत रहे हैं, लेकिन ये अब्दुल गनी लोन साहब जो हैं, ये दूसरे किस्म के लोग हैं, हम एक ही चीज़ चाहते हैं आपसे, वो इलेक्शन फेयर वो काउंटिंग के दिन वहाँ पर कोई गड़बड़ न होना चाहिए, और काउंटिंग के दिन ये लोग लाते हैं फिर जल्द से जुलूस वगैरह, इनको थोड़ा सा इस एरिया से दूर रखें। अली साहब को इसीलिए भेजा गया था कि वो इंश्योर करे कि वहाँ पर मतलब कोई धांधली न हो, और कोई वहाँ पर मतलब कोई हरेसमेंट न हो किसी को। 83 में 83 की बात, 1983 में 87 की तो बात ही नहीं, 87 में तो हैंड डाउन तो मैं जीत ही रहा था। और ये जो मैंने कहा ना पहले ही, ये जो वटाली साहब है वो कन्फ्यूजन में है,
वो 83 को 87 करते हैं। हालांकि 87 में मेरी जो जीत हुई 1300 से अब और आपको गूगल में चेक कर सकते हैं जी। मैंने पहले भी कहा, उस किताब में भी ये लगा। एक दिन मैंने सोचा था मैं उसको फ़ोन करूं, आप क्यों ये गलत लिखते हो, किताब तो कम से कम ये तो रहता है, एक हिस्ट्री रहती है लोगों के पास, ये क्यों गलत कहते हो। फिर मैंने सोचा, मैंने कहा नहीं, मुझे नहीं कहना चाहिए उसको, मैंने नहीं कहा, अदरवाइज बिल्कुल गलत झूठ बात बोल रहा है। और ये कहते हैं कि हम लोन साहब के साथ बिल्कुल पक्के दोस्त थे, जिगरी दोस्त थे। 2008 के इलेक्शन के बाद, 2008 में तो इंजीनियर रशीद लड़ा, लेकिन सजाद लोन नहीं लड़ा। 2009 का इलेक्शन इसने लड़ा, पहली बार ये इंतखाबी सियासत में आ गया। और उसके बाद आपने कोई असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ा। 2014 का सजाद लोन ने जीता, 2024 का सजाद लोन ने जीता। क्या आप समझ रहे हैं कि जो आपकी वहाँ पे एक एम्पायर थी, इलेक्टोरल एम्पायर, क्या इसने वो उस पर कब्जा कर लिया है सजाद लोन ने? नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं आपको बताऊंगा। 2002 में इन्होंने कैंडिडेट खड़े किए, इसमें कोई शक नहीं। जो कैंडिडेट उस वक्त उठा था उनकी तरफ से इनका हार्ड कोर स्टांच वर्कर था, गुलामुद्दीन सोफी। और लोन साहब जब भी हंदवारा आते थे उन्हीं के घर में रहते थे। खाना पीना, वर्करों का उठना बैठना, मीटिंग, सारा कुछ उधर ही उसी घर में होता था। उस वक्त एक जनरल था ना, MC 96 2002, एक बड़ा टफ मतलब इलेक्शन था NC के लिए। आपको पता ही क्या हालात थे, मिलिटेंसी जोरों पर थी, लोग उस वक्त मरते थे, बाकी चीज़ें ये था। तो वो नज़ला बहुत सारे लोगों पर गिरा, उसमें मैं ही अकेला नहीं था, बहुत सारे लोग जिन्होंने उस वक्त हारा। लेकिन फिर जब 2008 का इलेक्शन हुआ, मैं फिर विक्ट्री मार्जिन मेरा था 14,000, दैट वाज द हाईएस्ट इन होल ऑफ द स्टेट एट दैट टाइम। 2008 में विक्ट्री मार्जिन जो था। अच्छा, इसके बाद ये जो मैं इस इलेक्शन की बात करूं, जो मैं आज इलेक्शन हारा, डिफरेंस क्या है? हम 2014 का भी सुना, क्योंकि 2008 मैं फिर बेंचमार्क इसलिए लिया क्योंकि इसके बाद सजाद लोन आए इंतखाबी सियासत में, और उसके बाद आपने कभी नहीं जीता। इसलिए मैं ये पूछ रहा हूँ 2008 पे एक लकीर मैं उसी में उस पर आऊंगा। मैं पहले 2024 की बात करूंगा, जो लेट इलेक्शन हुआ 2024 वाला। आज क्या मार्जिन रहा हमारा? 330, 600, 660 में अगर 331 ही मुझे आते तो मैं जीत गया जी, है ना। 330 फर्क रहा ना वर्चुअली। देखिए इस इलेक्शन में क्या हुआ मेरे साथ। पहले ये हुआ, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद एक SP वहां पर लाया गया। उसको लाया गया कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद 5 दिन के बाद, और उससे पहले इसी ऑफिसर ने यह लगाया गया था किश्तवाड़ में। एक दिन उसे ज्वाइन किया, एक ही दिन उधर उसने जाया, दूसरे दिन उसको लाया हंदवारा। अच्छा, एक चीज, और हंदवारा में उस वक्त जो SP था मिस्टर दाऊद थे, SP JK कार्टर के थे, बड़े अच्छे आदमी थे, नेक थे, सुलझे थे।
वो 3 ही महीने उधर रहा। हालांकि मेरी ये इंफॉर्मेशन थी, जो हमारे एलजी साहब हैं उन्होंने नहीं माना था उसको ट्रांसफर करना। और जब इलेक्शन का रिजल्ट निकला तो दूसरे दिन इसी अफसर की फिर छुट्टी। ये तो कुछ मदद के लिए लाया गया था, एक ही ना, इसमें कई और लोग भी थे, और सारे के सारे एक्सक्लूडिंग हरमीत सिंह जो कुपवारा बांडीपुरा के थे, बाकी तकरीबन सब लोगों को वहां से, बारामूला वाले एसपी को भी वहां से वापस। मैं वही कह रहा हूं, इसको टास्क दिया गया था ना, वही इसको फिर ट्रांसफर किया दूसरे ही दिन, फिर आ गया आज वहां पर दूसरा एसपी है। देखिए, गवर्नमेंट के इलेक्शन कमीशन की हिदायत है कि सारे जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं उनका जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है उधर ही वो ये काउंटिंग होगी, हर एक कैंडिडेट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का। हंदवाड़ा और लंगेट वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसीज 2 है जहां डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर काउंटिंग नहीं हुई, जहां हंदवाड़ा और लंगेट के एक साथ ITI हंदवाड़ा में ये काउंटिंग हो गई। जब ITI हंदवाड़ा में उन्होंने वोट बॉक्स स्ट्रांग रूम में डाल दिया, और स्ट्रांग रूम भी क्या था, वो आगे से ताला वाला बिल्कुल लगा था, ज़बरदस्त CCTV भी था, लेकिन पीछे से जब ये डब्बे निकाले गए फिर मैंने देखा ये स्ट्रांग रूम क्या है। उधर जो पीछे से खिड़कियां थी उनमें शीशों के बदले गत्ते लगे थे, गत्ते मतलब कोई कार्डबोर्ड लगे थे, कोई भी उनको निकाल सकता। आगे बहुत सिक्योरिटी थी, पीछे एक बाग था, एक फ्रूट का बाग, उसी में वो ITI सेंटर है, पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं थी, बिल्कुल खुला था, बिल्कुल खुला, मैंने खुद देखा वो उस दिन। फिर लंगेट के कैंडिडेट गए, वो जुनेद साहब और भी, उन्होंने भी वही देखा। अच्छा, मैं बताऊंगा आपको ये चीज़, जब स्ट्रांग रूम में ये डब्बे रखे गए, मैं असिस्टेंट कमिश्नर के पास उस वक्त गया, मैंने कहा मेरी ये रवायत रही है, मैंने जो भी इलेक्शन है हम अपने लोगों को यहाँ पर रखते हैं, 2-3 लोगों को, और वो टर्न बाय टर्न आते हैं जितने देर तक ये काउंटिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है, अच्छा है, आप रखो। कमरा भी दे दिया, बिल्कुल ताले के सामने एक कमरा था, उसमें मेरे 4-5 बंदे रह गए। उसी दिन, पहले ही दिन रात के करीबन 10 बजे मुझे फ़ोन आया अपने इन एजेंटों से, CCTV बैठ गया। अब बैठ गया CCTV, उसके बाद आधे घंटे या 20 मिनट के बाद उन्हें का पावर भी चला गया इसी एरिया में, बाकी नहीं, सारे टाउन में पावर था, क्योंकि हम भी कोई आधा किलोमीटर से कम उससे रहते हैं दूर, सारे टाउन में पावर था, सब कुछ था, लेकिन यहाँ पावर भी चला गया और CCTV भी बैठ गया। मैंने इमीडिएटली रिंग किया, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके बाद मैंने रिटर्निंग ऑफिसर को फ़ोन किया, मैंने कहा इस तरह बात हुई। उसने कहा मैं बड़ा थक गया हूँ, मैं 1 महीने इस इलेक्शन में रहा, आज मैं घर मैं पटन पहुँच गया, मुझे घर जाना है, मेरी बेटी बीमार है। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इस पीरियड में 3 बजे फिर वो CCTV चल गया और लाइट भी बहाल हो गई, 9 बजे से 3 बजे सुबह तक, शाम के 9 बजे 3 बजे सुबह तक। तो उसने कहा कि मैं इस पीरियड की आपको CCTV दे दूंगा। उसके बाद मैंने आयुषी मैडम जो थी ना, ये डिप्टी कमिश्नर कोपवारा, मैंने उनसे फ़ोन पर बात की, मैंने कहा मैडम इस तरह हो गया है। कहा चौधरी साहब ये तो कोई ये मतलब कोई बात हुई होगी, टेक्निकल फॉल्ट आया होगा, आई विल लुक इनटू इट, बस इतनी ही बात। आज इलेक्शन को 10.5 महीने हो गए, न मुझे एक्सप्लेन किया गया कि वो CCTV क्यों बैठ गया, पावर क्यों इसी कंपाउंड में चला गया, और न मुझे वो CCTV फुटेज दे दी गई। मेरे बाद लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी में और हंदवाड़ा कॉन्स्टिट्यूंसी के और भी कोई कैंडिडेट थे, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे प्रेस को, हंदवाड़ा के प्रेस को बुलाया, डिस्ट्रिक्ट कोपवारा के। उन्होंने कहा ये धांधलियाँ यहाँ पर हुई है, CCTV भी बैठ गया और पावर भी इसी कम्प्लेक्स में चला गया, ये धांधली की है उन्होंने वगैरह, लेकिन मुझे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं। लेकिन एक लीगल मैकेनिज्म है, जब ये ऐसा हो जाता है तो ज़बानी फ़ोन नहीं किया जाता है डिप्टी कमिश्नर को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को। रिटर्निंग ऑफिसर था हमारा जी, मैंने उस वजह से उनको किया। हाँ, लेकिन एक पिटीशन जैसे कि अब्दुल गनी लोन ने आपके खिलाफ दायर कर ली थी 1983 में, इस तरह से आप भी कर सकते थे, आपने नहीं किया। कर सकता था, लेकिन आपने नहीं किया। लेकिन रिजल्ट आता जब 2 इलेक्शन होते। 2024 में जो मैं पिटीशन करता उसका रिजल्ट कहीं 2034 के बाद आता, लेकिन मैं फॉलो करता रहा, बराबर फॉलो कर रहा, मुझे CCTV फुटेज दे दीजिए। और मेरे साथ और भी लोगों ने जो लंगेट कॉन्स्टिट्यूंसी के उन्होंने भी किया,
لیکن نہ ان کو ملا نہ مجھے ملا. تو آپ یہ بتانا کوئی لیگل میکینزم ہی نہیں ہے اگر دھاندلی کرتی ہے کوئی پارٹی تو ہے لیگل میکینزم ہے, کیوں نہیں ہے, لیکن جنرلی حالانکہ کانسٹیٹیوشن جو پیپل ریپرزنٹیشن ایکٹ ہے 6 مہینے کے اندر پٹیشن ڈیسائیڈ ہونی چاہیے, لیکن نہیں ہوتی ہے. لیکن بینیفیشری جو ہے 2024 کے الیکشن کا وہ تو صریح طور پر نیشنل کانفرنس ہے. 42 سیٹس اس پارٹی نے جیت لی اور اپنے طور پر بھی اس پوزیشن میں آ گئی آزاد امیدواروں کو ساتھ لے کر کے کہ سرکار بنا سکتی تھی. یہ الگ بات ہے کہ کانگریس کے 6 لوگ بھی ان کے ساتھ مل گئے. تو یہ ایک ہی جگہ پہ کیوں کر لیتی ہے؟ اگر ان کو چوریاں کرنی تھی تو کئی جگہوں پہ کر سکتے تھے. پٹن کانسٹیٹوئنسی میں بھی ان کا ہی کینڈیڈیٹ تھا جو 500 ووٹوں سے صرف ہارا. اگر ان کو چوریاں کرنی تھی تو وہاں پہ کر رہے تھے, اس کو بھی جتا. ادھر یہ بات نہیں ہوئی. یہ بات جو ہمارے ساتھ ہوئی, ہمارے ورکروں کو زبردستی جیل بھیجا گیا, پکڑا گیا. اگر کہیں ہمارے لوگوں کو مارا جاتا وہ پرچہ دیتے تھے, پولیس والے کاؤنٹر پرچہ دیتے تھے اور کاؤنٹر پرچے میں ہمارے لوگوں کو گرفتار, کمپلیننٹ ہم ہوتے تھے, وہ تو ایکیوزر تھے, لیکن ان کے طرف سے کاؤنٹر پرچہ دیا جاتا تھا تاکہ ہمارے لوگ مطلب دب کے رہے. حالانکہ آئین ہے کرمنل ایکٹ میں یہ ہے, اس کو بولتے ہیں کراس ایف آئی آر یا کاؤنٹر ایف آئی آر دیتے ہیں. کاؤنٹر ایف آئی آر دینے کی بہت لمیٹڈ گنجائش ہوتی ہے. جہاں انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو لگے کہ اس پرچے کے آڑ میں ایک ایکیوزڈ اپنے آپ کو ہائیڈ کرتا ہے, اس وقت انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ لگاتا ہے کاؤنٹر پرچہ. آپ دیکھ لیجئے میری کانسٹیٹوئنسی میں اس الیکشن کے 2-3 مہینوں میں کتنے کاؤنٹر پرچہ لگے. میں آپ کو بتاؤں گا, ایک آدمی ادھر پوائنٹ اے, جگہ اے سے جاتا ہے جگہ بی پر, یہاں سے اے سے جاتا ہے یہ بی جگہ پر لڑائی کرنے, مار پیٹ کرنے کے ورکروں کو. اب پرچہ کس کو لگنا چاہیے؟ جو اے سے آیا اور جو بی میں رہتے ہیں ان پر زدکوب کیا گیا, لیکن پرچہ لگتا ہے بی والے کو, اے والے کو کوئی نہیں کرتا ہے. اچھا یہ مجھے بتائیے, دفعہ 370 یہ جو آپ کہتے ہیں کہ اسٹینڈ لیا ہے, یہ کس حکومت میں ختم ہو گیا؟ بی جے پی کی سرکار میں. اور یہاں ان کی سرکار کون تھی؟ بی جے پی, پی ڈی پی اور سجاد لون صاحب. ان کی سرکار 18 جون 2018 کو ختم ہو گئی نا ختم جی, کیونکہ یہی اس وقت تھے. 2019 میں یہ نہیں تھے نا. 2019 میں بات نہیں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ بی جے پی کو کس نے لایا جنہوں نے یہ پھر ختم کیا؟ یہی لوگ تھے نا اس حکومت میں. پری پول الائے تھے ان کے, پی ڈی پی بعد میں ان کے ساتھ تھے نا. میں وہی کہتا ہوں تھے, پری پول الائے تھے. اس میں یہی تھا پیپلز کانفرنس, اس میں تھا پی ڈی پی, اس میں تھا بی جے پی جی. اور جو آپ یہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کو پھر انہوں نے وڈرا سپورٹ کیا تو گرا ہے, میں نے ایک دوست, ایک کولیگ میرا جو رہا ہے اسمبلی میں بی جے پی کا سینئر لیڈر, ایک 2-3 بار وہ جیت کے آیا بی جے پی کی ٹکٹ سے. میں نے ایک دن وہ مجھے ملا, یہاں سری نگر آیا تھا تو مجھے ملا یہاں پر. میں نے اس کو کہا کہ آپ نے کیوں یہ وڈرا کیا, یہ ان دنوں کی بات ہے. اس نے مجھے کہا کہ ہمیں کون سی حکومت کرنے کی ضرورت تھی, ہم سسٹم میں گھسنا چاہتے تھے اور دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا کیا وہاں پر ہے. اب ہمیں سارا پتہ ہے, اب ہم کیوں ان کو ساتھ رکھیں گے سب لوگوں کو, اب ہمیں حکومت کرنی ہے. ہمیں اب سارا پتہ ہے ریاست جموں کشمیر میں کس طرح چلتی ہے حکومت, کیا ہے وغیرہ وغیرہ سارا کچھ. تو لہٰذا ہم نے لگام کھینچ لی ان سے, تو ان کو گرا دیا
اور فیکٹ وہی ہے. बीजेपी के सीनियर लीडर ने, वेरी सीनियर लीडर. उसका नाम नहीं बताएंगे? नहीं, नाम नहीं बताने की जरूरत है. जी. तो उन्होंने कहा कि हमें इस सिस्टम के अंदर घुसना था और उसके बाद इसको खोखला करके खत्म करना था. 370 और स्टेट को खत्म करना और फैक्ट वही है. अब और उन्होंने इस तरह अपने लोग जो थे पिवटल पोजीशन में रखा उनको फैला के. जी. चाहे वो लॉ डिपार्टमेंट है, चाहे होम मिनिस्ट्री है, चाहे कोई और मिनिस्ट्री है, पूरा उन्होंने नक्शा 3-4 साल में खींच दिया और फिर वक्त आ गया तो उन्होंने उनको निकाल दिया, फेंक दिया बाहर, फेंक दिया. तो ये तो उन्होंने ही लाया. अब स्टैंड रखने की क्या जरूरत है? हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वालों को ताना देते थे ये मुखालिफ लोग. हम हर इलेक्शन में कहते थे कि 370 की हम रच हिफाजत करें, यानी कि रच करेंगे हम. इस पर ना माने कश रच करो. वन अज हूँ इज्जत 370, फज हूँ इज्जत 370, माज हूँ इज्जत 370. यह नहर कोड़मुत स्वर्गीय इस प्यारेलाल हुंडो साहब ने. जी. ये मुखालिफ लोग हमें कहते थे ये 370 को कौन ले लेगा कि आप ये लोग कहते हैं कि अज हूँ इज्जत 370, फज हूँ इज्जत 370. ये हमसे ताना उस वक्त भी, जबकि कोई खतरा नहीं, जब ये बात ही जहन में नहीं थी 370 या 35 कभी उठेगा, ये उस वक्त कहते थे. लेकिन हम कहते थे हर इलेक्शन में, जो इलेक्शन हमने लड़ा राइट फ्रॉम 77 टिल 2024 तक, ये हमारा मुद्दा रहा है और ये हमें ताना देते थे. लेकिन जब ये लोग आ गए तो इन्होंने हटा दिया. हालांकि इसमें कोई शक नहीं, इरोजन्स हुए थे कांग्रेस के दौर में. कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल का ऑफ इंडिया आ गया इमीडिएटली आफ्टर शेख साहब को जब 53 में बंद किया गया, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार लाया गया. फिर और भी इरोजन्स हो गए 370 में. मसलन स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में जो पावर्स रियासती जम्मू कश्मीर और हमारी असम्बली को थे वो ख़त्म किए गए. सदरियात और क्या नाम वज़ीर आज़म का ओहदा छीन लिया गया. वो सादिक साहब के हुकूमत वो लास्ट में वही था जो उन्होंने किया. लेकिन इसके बावजूद भी हमारी असम्बली इतनी पावरफुल थी कि पार्लियामेंट का कानून हम पर कोई नहीं लगता था डायरेक्टली. ये रियासती असम्बली तक था. हम उस कानून को जो पार्लियामेंट ने बनाया हम उसको एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट करेंगे, या अगर एक्सेप्ट करेंगे विद अमेंडमेंट्स करेंगे या नहीं, ये हम तक था. इतनी पावरफुल तब भी थी हमारी रियासत. जी. मतलब इतनी इरोजन होने के बाद भी. लेकिन ये तो वो काम तो इन्हीं लोगों ने फिर पूरा किया. तो आप ये बता रहे हैं कि नक्शा मुकम्मल हो गया 2019 में. बिल्कुल. और ये इस वजह से हो गया कि उन्होंने इनको बीजेपी को यहाँ पे राहदारी दे दी. बिल्कुल इन्विटेशन दिया, सारा कुछ कर दिया. अब और 19 के बाद भी मैं कहता हूँ कि इस वक्त भी ये उन्हीं के साथ ये इनसेपरेबल है, ये नहीं अलग हो सकते. और इनका ये नाता शुरू हो गया है 67 से, जब बिला मुकाबला कांग्रेस, उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, एजेंसियों का रोल होता था. उस वक्त ये कहते हैं ना आज रिगिंग कहते हैं 87 के इलेक्शन में रिगिंग हो गई. मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, बराबर शेख साहब के आने तक रियासती जम्मू कश्मीर की असम्बली में जो इलेक्शन होते थे ना, हुकूमत बनाने के लिए जो 32-33 लोग ज़रूरत होते थे उस वक्त, वो बिला मुकाबला कामयाब होते थे. जी. और उनको कहा भी जाता था ये खालिक साहब एक डीसी हुआ करते थे, वो खुद ही बनाते थे. वो बात है, वो खुद ही बनाते थे 57 to 72. हाँ बिल्कुल बराबर वो बनाते थे. और आज एक इलेक्शन का ये लेते हैं कि 87 के इलेक्शन में रिगिंग हो गई. सुनिए, मैं इसकी भी बात करूँगा, बात क्लियर होनी चाहिए. 77 में शेर कश्मीर शेख महमूद अब्दुल्ला ने हुकूमत संभाली यहाँ पर. जी. एक पहले 75 में, लेकिन उस वक्त आउट ऑफ 75 61 कांग्रेस के मेंबर थे. जी. शेख साहब का कोई नहीं था. लेकिन फिर जब उन्होंने सपोर्ट भी विड्रॉ किया, उसका फिर से इलेक्शन हो गए. उस वक्त कांग्रेस नहीं थी तो मोरारजी देसाई साहब आ गए थे एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. उन्होंने वो इलेक्शन करवाए 87 के इलेक्शन. उस वक्त भी रिगिंग का बहुत प्रोग्राम था. लेकिन वो एक पुरानी बात है कि जब तमिस पाकिस्तान गजी आव तम दपन नहीं, इनसे बेहतर यही लोग हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के, कोई रिगिंग नहीं होगा. अदरवाइज वो प्रोग्राम शेख साहब की बहना. जी.
जिसमें फारूक साहब कोलैबोरेट एट मैनी टाइम, वही प्रोग्राम था उस वक्त। तो आप ये बता रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई और उनके उन्होंने नारा नहीं कर लगा दिया, पाकिस्तान को दिया, तो उस वजह से उन्होंने वो मुलतवी कर दिया मुलतवी प्रोग्राम का। ये तो हर एक के जहन में, और ये सब लोग कहते थे उस वक्त। मैं आपको बताऊंगा 87 में क्यों ये बोलते हैं। देखिए, जब शेख साहब ने हुकूमत संभाली इन 78 में KLF की बुनियाद पड़ गई, और KLF की बुनियाद पड़ गई लंदन में, JKLF, और जो बुनियाद डाली वो अमानुल्लाह खान साहब ने डाल दी। 78 में बुनियाद हो गई, और ये बुनियाद पहले लंदन में हो गई, फिर इसके दफातर खुल गए ब्रसल्स में, जर्मनी में, POK में, और उन्होंने यहाँ भी न्यूक्लियस खड़ी की थ्रू मोहम्मद मकबूल भाट जी। वो पाकिस्तान बेसिक थे, लेकिन ओरिजिनली हेलिंग फ्रॉम हमारे डिस्ट्रिक्ट कुपवारा के, और वो अरेस्टेड भी हो गए लास्ट में हमारे ही डिस्ट्रिक्ट में लंगेट के मुकाम पर। लंगेट जब एक मारा गया उधर, वो एक बैंक मैनेजर, वो फिर पिस्टल लेकर भाग रहा था। एक आदमी ऊपर से वो वीर ना वाला पान जी, एक आदमी वीर, उसने देखा एक आदमी पिस्टल लेकर भाग रहा है, वो जो है उसके सामने से गुजर रहा था, उसने ऊपर से छलांग मारी और उसको पकड़ लिया। उसको नहीं पता था ये मकबूल भाट है या कोई। उसी ने पकड़ा उसको? उसी ने पकड़ा उसको। वो कौन आदमी था? एक था गांव वाला, तो एक था उसने उसको पकड़ा। अदरवाइज उस गांव वाले के नाम पर आज लंगेट में पार्क भी बनी है। अच्छा, हाँ, पार्क जो इस वक्त बड़ी पार्क, जिसने मकबूल भाट को पकड़ा तो और किया हवाले। पुलिस को भी नहीं मालूम था। जब हंदवारा में उसको बंद किया गया ना थाने में जी, जब SHO साहब ने सुना कि ये मकबूल भट्ट है, उसकी टांग ऐसे लड़ गई, ऐसे लड़ते थे उसकी टांगे और हाथ, ये मकबूल भट्ट है। ये किसी को पता नहीं था, बाद में पता चल गया ये। फिर जब उसको केस लग गया वगैरह वगैरह, तो वो लंबी कहानी, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। मैं ये कहता हूँ कि मकबूल भट्ट को यहाँ भेजा गया उस वक्त KLF का बुनियाद डालने के लिए 78 में जी, और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से लोग जोड़े, लोगों को पाकिस्तान लिया, ट्रेन किया। पाकिस्तान में तब तक शुरुआत में भुट्टो साहब की हुकूमत थी, फिर जनरल ज़ियाउल हक आ गए, तो उन्होंने उसको मार दिया, और उन्होंने उससे उसने एक फ़लसफ़ा लिखा है, उस किताब का नाम है कुछ, मुझे याद नहीं आ रहा है, मुझे याद आएगा, मैं अभी बताऊंगा। तो हाँ, कोई भी, हाँ, मुझे याद आएगा, उसे लिखा है कुछ नाम उससे। फिर उसने उनको कहा कि आप उधर से बच्चों को लाओ, हम उनको ट्रेन करेंगे, हथियार दे देंगे वगैरह। ये 78 से ये शुरू हो गया ये सिलसिला। 87 से नहीं, 78 से। अच्छा। 78 से शुरू हुआ, 87 से नहीं, 78 से ये शुरू हुआ ये सिलसिला। यहाँ पे मिलिटेंट्स चलाने का, ट्रेनिंग करने का, यहाँ के नौजवानों को लेते थे वहाँ पर, राइट फ्रॉम 78। जिस वक्त मकबूल भट्ट यहाँ पर आ गया और अमानुल्लाह खान साहब उधर है, और ये जो KLF बनी, उसका जो एजेंडा था वो ये था, उसका कॉन्स्टिट्यूशन ये था कि फ्रीडम ऑफ टू कश्मीर, POK एंड ये हमारा कश्मीर जो है और POK, इनको फ्री करना, एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम इंडिया एंड पाकिस्तान। ये 89 तक बंदूक नहीं था। हाँ, ट्रेनिंग वैनिंग करते थे, ऐसे नमूदार नहीं। बंदूक पहले 89 के आखिर में पकड़ा गया। अमीन साहब एक हमारे SSP हमारे 88 में अली मोहम्मद बटाली के घर पे हमला हुआ पहला। हाँ, अगस्त 1988। ठीक। हाँ, उस वक्त ये उसने कहा कि मैंने पहली बार उस वक्त AK-47 देख लिया ना। लेकिन हमारे डिस्ट्रिक्ट में अमीन साहब हमारे थे SSP कुपवारा के, उसने वो बंदूक पकड़ा, और उसने जब वो बंदूक ले लिया अपने सरबराह के पास, उस सरबराह ने उसको कहा ये आपने इधर डाउन टाउन से बंदूक खार से बनवाया है अपनी प्रमोशन के लिए, बंद रखो, फेंक दो उधर। मोहम्मद अमीन थे SSP कुपवारा जी, ये उन्होंने पहली दफ़ा बंदूक पकड़ा ये उधर डिस्ट्रिक्ट कुपवारा में 88 में। ये बटाली साहब का क्या हुआ, वो पहले हुआ था, लेकिन कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में ये पहली बार पकड़ा गया। खैर, मैं कहता हूँ कि उस वक्त तक न ये लोन साहब उसके साथ थे, न गिलानी साहब। ये बाद की बात, ये बाद में आ गए। जब बंदूक ने जोर पकड़ा, लोग उनके साथ जुड़ गए, फिर लाखों हज़ारों की तादाद में जल से जुलूस निकले। फिर हम जाते थे बड़े बड़े दरगाहों पर, आज इधर से लिख के लाएंगे, आज उधर से लिख के आएंगे।
फिर ये उससे मिले टिल देयर डेथ, फिर ये रहे उसी के साथ। मैं ये कहना चाहता हूँ आपको कि ये 87 वाला जो किस्सा है ना, ये 87 में नहीं हुआ बंदूक, जो हमारी महबूबा जी या और कोई कहता है बार बार, और न रिगिंग इसका वजह है। आप देखो सैयद सलाउद्दीन 100 बार का हमारे बंदूक के साथ कोई वास्ता है, हमारे इलेक्शन के साथ कोई वास्ता ही नहीं है। यासिन मलिक साहब भी कई बार उन्होंने भी कहा, ये फैलाया गया उस वक्त कांग्रेस की तरफ, जब ये हार गए, शेख साहब ने मेजॉरिटी ले ली, मतलब 87 में जब हमारी कांग्रेस और हमारी मेजॉरिटी हुई, उस वक्त मैंने कहा ना चीफ मिनिस्टर बनना चाहता था ये मुफ्ती मोहम्मद साहब। मुफ्ती मोहम्मद साहब को उस वक्त राजीव गांधी ने स्टेज से बाहर निकाला, उसको कहा अब दिल्ली में बैठो, उधर उसको टूरिज्म मिनिस्टर बनाया, और इधर फारूक साहब को फिर बनाया चीफ मिनिस्टर, अकॉर्ड हो गए, और फिर एक कोलिशन सरकार में। ये उसी का उस वक्त ये ब्रांड चाइल्ड था। देखिए देखिए नवंबर में ही डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का जब इत्तेहाद हुआ था मीरवाइज फारूक के साथ और राजीव गांधी के साथ, तो उस वक्त ये चीफ मिनिस्टर बन गए थे, तो उस वक्त इलेक्शन हुआ था। इसीलिए इल्ज़ाम लग रहा है नेशनल कॉन्फ्रेंस के ऊपर कि इन्होंने धांधलियाँ कराई। नहीं, ऐसी बात ही नहीं। मैंने कहा ना कि ये जो रिगिंग विगिंग है, देखे उस वक्त 26 लाख वोट पड़े जी 87 में 26 लाख वोट कश्मीर में लोगों ने डाले। नेशनल कॉन्फ्रेंस को उस वक्त कोई 39% वोट मिले। अब्दुल गनी लोन साहब ने कोई 21-22 कैंडिडेट उस वक्त खड़े किए थे थ्रू आउट कश्मीर, उनको मिले 3% वोट। वावेला करने वाले यही है ना, 3% वाले वोट अगेंस्ट उन लोगों को जिन्होंने मोर देन 35% वोट ले लिए जी। 3% वाले वावेला करते हैं। सैयद सलाउद्दीन नहीं कहता है कि ये बात, वो कहता है कि बंदूक और इस इलेक्शन का कोई वास्ता ही नहीं। तो ऑपरेशन टोपैक, वो मैं आपको बताना चाहता था ना, जियाउल हक की किताब मैंने पढ़ी है, वो ऑपरेशन टोपैक यही था कि यहाँ से बच्चों को ले ले, उनको ट्रेनिंग करे, उनको बंदूक दे दे उधर से, और वापस आए। फिर यहाँ पर 78 से सिलसिला शुरू हो, 87 शुरू हो गया। या बता रहे हैं इसका कोई वास्ता नहीं है 87 के इलेक्शन से। मुझे एक चीज़ बताया आप फयाज साहब, मैंने पहले भी कहा शेख साहब के आने तक जो हुकूमत बनती थी, वो उसमें बेशतर असेंबली मेंबर जो हुकूमत जिनसे बनती वो अनकंटेस्टेड कामयाब होते थे। उसके बाद जो 20-30 लोग रहते थे, कंट्रोल्ड इलेक्शन होते थे, दिल्ली वाले इलेक्शन कर किसको जितवाना है किसको नहीं जितवाना है, ये हमने देखा है टिल 77 और सॉरी मैंने कहा था 87 टिल 77 जी। इलेक्शन जो क्रेडिबल इलेक्शन हो वो तो 77 के बाद ही हुए जी, उससे पहले नहीं होते थे, उससे पहले ऐसे ही बनते थे। आप सडन क्या लोग कहेंगे कि 87 में धांधली हो, उन्होंने देखा ही था वही चीज हर हमेशा। ये चलाते हैं यही लोग जिनको ये था कि हम चीफ मिनिस्टर बनेंगे, फिर रूल करेंगे, फिर इस तरह यही चलाते हैं, बाकी नहीं कोई चलाता था। ये 87 जोड़ दिया गया है। और मैंने कहा मिलिटेंसी शुरू हो गई है। ऑपरेशन टोपैक था, ये जब भुट्टो साहब को शहीद कर दिया गया, उसके बाद ऑपरेशन टोपैक शुरू किया जनरल जियाउल हक ने, और उसका यही मतलब था यहाँ से बच्चों को ले ले, बॉर्डर क्रॉस करवाए, क्योंकि बॉर्डर उन दिनों पोरस होती थी, 100-200 लोग जाते थे, और उधर से खुलेआम लाते थे बंदूक। हमारा हंदवारा के ये बाजार में लटकाते थे, लटका के चलते थे बंदूक लोग, इन सैकड़ों के तादाद में। कई लोग जब उधर से साउथ कश्मीर से जब हंदवारा पहुंचते उनको पता था यही आज़ाद कश्मीर है, वो आते थे दुकानदारों के पास, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम वगैरह पर, इस आज़ाद करने या सोच और यो तुम पता ये आज़ाद कश्मीर हम बोल रहे दूर छे। ऐसा ये सिलसिला ऐसी बात नहीं है, ये फिर फैलाया गया। मैंने कहा 26 लाख वोटों में से मोर देन 35% वोट एनसी को मिले। पीपल्स कॉन्फ्रेंस में 21 कैंडिडेट थे और 3% वोट उनको मिले। और इसी तरह जो माफिया कैंडिडेट उठाए थे, जो उनके मैन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस थे, जो जिनकी अपनी वो जीत गए, उस वक्त भी जीत गए, 87 के इलेक्शन में भी वो जीत गए। अब आप कहते हैं कि सब लोग जीत जाए, जिनको कोई जानता भी नहीं वो भी जीत, कैसे जीत जाएंगे? ऐसा ऐसी बात नहीं है कि वो बात थी।
جو یہ اب عام پھیلایا جاتا ہے. علی محمد وٹالی صاحب نے جہاں یہ الزام لگایا کہ 5-6 جگہوں پہ چوریاں ہوئی، لیکن انہوں نے یہ بھی بتایا کہ مسلم یونائٹڈ فرنٹ زیادہ سے زیادہ 10 سیٹوں پہ 7 سے 10 سیٹس کے بیچ میں جیت سکتی تھی اگر بالکل فری اینڈ 5-6 سیٹیں تو انہوں نے جیت لی. یہ انہوں نے بتایا 4 سیٹس 4 کچھ ایسا ہی ہے، کچھ انہوں نے جیت لی اس وقت. تو یہ جن کو ووٹ ملے جی تو انہوں نے جیت لیا. اور جب ووٹس کا گیپ تھا رفلی 20% ووٹ، جی یہاں 2% ووٹ اگر سوئنگ ہو جائے گا نا ادھر سے ادھر، نیشنل الیکشن میں جب ہوتا ہے نا 2 یا 3% ووٹ، تو 100 ممبروں کی فرق پڑتی ہے، 50 ممبروں کی فرق پڑتی ہے 2 یا 3% ووٹوں کے سوئنگ کرنے سے. یہاں سوئنگ تھا کوئی 20% کے قریب گیپ تھا. The votes which were cast in favor of national and the votes which were cast in favor of this MUF. اور MUF کس نے کریٹ کیا؟ MUF was the brain child of مفتی صاحب، کیونکہ مفتی صاحب نے کافی الیکشن لڑے، کانگریس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے لوگ کیا کہتے تھے ان کو، کانگریسیوں کو. تو کیسے جیتا؟ تو انہوں نے پھر یہ وایا میڈیا کیا، نیشنل کانفرنس ہرانے کے لیے MUF قائم، انہوں نے ہی قائم کیا، انہوں نے کینڈیڈیٹس کو رکھا. اور وہ سلسلہ چلتا رہا لیٹلی تک، پچھلے الیکشن تک وہ چلتا رہا ان کا سپورٹ. ہمارے نیشنل کانفرنس کے 3000 لوگوں کو شہید کیا گیا، اور سب سے زیادہ تعداد ہندوارہ کانسٹیچوئنسی کی ہوگی. میرے ایک ہی دن میرے بلاک پریزیڈنٹ کے 3 بیٹے مارے گئے، اور 2 اس میں سروس میں تھے، ایک کنٹریکٹر تھا. میرے دوسرے علاقے میں بھی جو کریم ہوا کرتی تھی نیشنل کانفرنس کی، جو مہاجر شماری کے ٹائم سے آئے تھے، کریم تھی، جو پولیٹیکل سٹلواٹس تھے، ایک ایک کر کے ان کو مارا گیا. مجھے بھی گھر میں ملیٹنٹ داخل ہو گئے. میرے باپ، مائی مدر، مائی کڈس، انہوں نے ہمیں ایک کمرے میں گھر میں بند رکھا اور باہر سے لاک کیا، کہا ہم اس مکان کو جلا ڈالیں گے. کسی آدمی کو ڈھونڈنے آئے تھے، اب وہ لمبا چوڑا ہو جائے گا، میں نہیں اس ڈیٹیل میں جاؤں گا، لیکن کمرے میں لاک کیا اور کہا کہ جب تک نہ آپ ریزگنیشن دے دو گے نیشنل کانفرنس سے، تب تک ہم آپ کو اسی طرح رکھیں گے اور اس مکان کو جلائیں، اب سبوں کو جلائیں گے. میں نے کہا میں نہیں نیشنل کانفرنس سے استعفیٰ دے دوں گا. حالانکہ انہوں نے کوئی اخبار مجھے دکھا، مجھے آج بھی یاد ہے، 20 اگست 1990 کا اخبار، کہا دیکھو یہ آپ کے ڈسٹرکٹ میں یہ لوگ ہیں جو ایم ایل اے تھے وغیرہ وغیرہ تھے، ایم ایل سی کوئی تھا، یہ تھا وغیرہ، انہوں نے استعفیٰ، آپ کیوں نہیں دے دیں گے؟ میں نے کہا میں نہیں دے دوں گا. خوش قسمتی سے میرا ایک ہمسایہ ملٹنٹ تھا، ٹاپ ملٹنٹ، اس کا نام تھا ارشد ایوب، کوڈ نیم ارشد ایوب، نام کچھ اور تھا اس کا جی. وہ بھی ان کے ساتھ آیا تھا. پہلے کیسے آئے؟ میرے گھر میں داخل ہو گئے. میرا ہی ایک ورکر، بڑا ٹاپ ورکر، اس کو لایا، اس نے دروازے پر، ادھر پولیس والا تھا، ناک کیا کہ مجھے اندر چھوڑو. تو وہ پولیس والا مجھے کہنے آیا کہ فلانی آدمی باہر ہے. میں نے کہا اس بیچارے یہ جنگل کے نزدیک رہا تھا، اس کو ملٹن آئے ہوئے مارنے کے لیے، یہ اب جان بچانے کے لیے میرے گھر آیا ہے، اس کو چھوڑو فوری طور اس کو لا. جو ہی وہ اندر آیا تو اس کے ساتھ 45 لوگ میرے گھر میں داخل ہو گئے. اس میں سے قریباً 30-35 لوگوں نے ایل ایم جی سجائے اپنے ہمارے دیوار کے اوپر، اور اندر آ گئے کمرے میں 10-12 لوگ. اتنا ہراس کیا، اتنا ہمیں دھمکیاں دی، خوب دھمکی، اور کہا کہ ہم آپ کو ماریں گے، اور لاک کیا، کہا ہم مکان کو جلا ڈالیں گے. میں یہی کہتا ہوں کہ یہ ارشد ایوب میری ہمسایہ گاؤں کا تھا، بریری پور اس گاؤں کا نام ہے. اس نے ان کو کہا اس کو ہم 12 گھنٹے دے دیں گے ریزائن کرنے کے لیے. اس وقت ریزائن 12 گھنٹے. اور مجھے وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ ریزائن کریں آپ ہمارے لیڈر ہوں گے ڈسٹرکٹ، یہاں جو کچھ چلے گا وہ آپ کے کہنے پر چلے گا، اگر نہیں تو پھر آپ کو مرنا ہی مرنا ہے. تو جب اس نے انٹروین کیا، کہا کہ، اور وہ ٹاپ کمانڈر تھا، یہ ارشد ایوب بہت بڑا کمانڈر تھا، ان کو ڈسٹرکٹ میں بہت بڑا کمانڈر تھا، نام تھا اس کا، دبدبہ تھا اس کا. اس نے ان کو کہا ہم 12 گھنٹے دے دیں گے، اٹھو ہم نکلیں گے. تو اس نے نکالا سبوں کو اور تھوڑا پیچھے رہا، کہا چودھری صاحب اگر استعفیٰ دے دو گے تو رہو یہاں، اگر نہیں استعفیٰ دے دو گے آج ہی رات میں بھاگ جاؤ یہاں سے.
پھر آپ آ گئی. پھر میں نے ایک سردار جی کو فون کیا. ان دنوں لینڈ لائن ہوتا, یہ 90s میں یہ نہیں تھا موبائل. خوش قسمتی کہ اس کے گھر میں لینڈ لائن تھا, میرے گھر میں بھی لینڈ لائن تھی. میں نے اس کو فون کیا, اس سردار جی کو, گردیو اس کا نام ہے. میں نے کہا گردیو صاحب اس طرح بات ہو گئی, مارنے آئے تھے, مشکل سے 12 گھنٹے مل گئے. اب کل تک 12 گھنٹے لیکن میں 12 منٹ بھی نہیں رہنا چاہتا ہوں یہاں پر. اس نے کہا میں آدھے گھنٹے میں آؤں گا, تیار رہے. وہ آدھا گھنٹہ کے 2 کلومیٹر 3 کلومیٹر آنا تھا. اس کو چوگل کا رہنے والا تھا. وہ ایک دم پہنچ گیا 10-15 منٹ میں ہمارے گھر. ہمیں کون سی تیاری, گاڑی لے کر کے. ہاں گاڑی لے کر پہنچ گیا. تو اس کی اپنی گاڑی بھی تھی, تو اس نے ہمیں میری فیملی کو بھر دیا گاڑی میں. اور اسی رات ہم نکلے گھر سے کوئی 2 بجے, اور صبح قریب 12-1 بجے ہم جموں پہنچ گئے. اور پھر 6 مہینے وہاں پر ہم نے جلاوطنی کی زندگی بسر کی. پھر ڈاکٹر فاروق صاحب نے کہا جب 6 مہینے 96 ہو گیا, اس دوران ہمارے 6 سال ہو گیا. اس دوران منسٹر آف انٹرنل سیکورٹی ان دنوں ہوا کرتا تھا راجیش پائلٹ. اس نے ہمارے ساتھ میٹنگ کی, کہا پولیٹیکل پروسیس کرو. ہم نے نہیں مانا, اور اس میں پارلیمنٹ الیکشن بھی آ گیا, وہ ہم نے بائیکاٹ کیا. کار صاحب بن گئے اس وقت کانگریس کی طرف سے. اس کے بعد پھر نرسمہ راؤ کی حکومت تھی. انہوں نے کہا اسکائی از دا لمٹ, آٹونامی وغیرہ. پھر اسی راجیش پائلٹ کو بھیجا گیا, اس نے کنوینس کیا. فاروق صاحب نے بھی کہا اب انتہا ہو گیا, ہمارے لوگوں کو مارا جاتا, عام لوگوں کو مارا جاتا, سکول نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, سڑکیں نہیں چھوڑے, پل نہیں چھوڑے, ہسپتال نہیں چھوڑے, یہ کتنی دیر ہم برداشت کریں گے. پھر ہم 6 آدمی تھے وہاں پر. ایک تھا یہ کیا نام, قاضی گنڈ کے غلام احمد شاہ صاحب, پیرزادہ احمد شاہ صاحب. یہ تھے خواجہ محی الدین شاہ صاحب تھے, راتھر صاحب تھے, شفیع صاحب تھے, میں تھا, مبارک گل تھے, عبدالحق کار صاحب تھے. یہ 7-8 آدمی تھے. تو ساگر صاحب تھے, اور بھی مت کوئی مجھے. ہاں یہ یتو صاحب تھے جن کو میرے سامنے شہید کر دیا گیا جب وہ نماز سے نکلتے تھے ادھر باہر جامعہ مسجد کھٹی تالاب مسجد سے. تو اس کو وہاں پر شہید کیا. پھر فاروق صاحب نے کہا اب ہمیں پولیٹیکل پروسیس شروع کر رہے ہیں. تو مجھے ڈسٹرکٹ کوپوارہ دیا گیا, شفیع صاحب نے بارہمولہ سنبھالا, مبارک گل اور ساگر صاحب نے سری نگر کو سنبھالا, راتھر صاحب نے اپنے ڈسٹرکٹ کو سنبھالا. اسی طرح احمد شاہ صاحب کو وہ ایریا دیا گیا ساؤتھ کشمیر. تو اس طرح سے ہم نے وہ پولیٹیکل پروسیس شروع کی, اور دیکھتے دیکھتے پھر آج تک یہ پوزیشن ہو گئی. لیکن میں ان لوگوں سے یہ کہتا ہوں نا کہ یہ جو کہتے تھے کہ نیشنل کانفرنس کے ہمارے جو میں نے پہلے 3000 لوگ اس میں منسٹر بھی تھے. ہمارے ہوم منسٹر تھے ایک غلام حسن صاحب, ادھر غلام حسن بٹ منسٹر آف اسٹیٹ پارلیمنٹری افیئر. نہیں ایم ایس ہوم بھی تھے وہ. اچھا, پارلیمنٹری افیئر بھی تھے, ایم ایس ہوم بھی تھے وہ. ان کے نیچے وہ مائن ڈالی گئی, اور ان کی جب وہ شہید ہو گئے تو وہ جپسی جس میں وہ تھے قریباً 50 فٹ ہوا میں اوپر اٹھ گئی ڈوروں میں, اور اس کے پرزے دکھائی نہیں دے گئے. اور پھر پیسز ہم نے جمع کیے جب اس کا وہ تھا, وہ جنازہ پڑا. ٹانگ ایک جگہ تھی, بازو دوسری جگہ تھا, تن ایک جگہ تھی, اسی طرح. تو انہوں نے کس کو ہمیں چھوڑا. اب دیکھو نیشنل کانفرنس کے جو بہت بڑے لیڈرز تھے, سمام بٹ صاحب, شیخ منصور صاحب, پھر شیخ منصور صاحب کے بیٹے بھی, کیا نام تھا ان کا, ان کا بیٹا نہیں, وہ نیلورا صاحب تھے, غلام قادر نیلورا صاحب تھے, اور ان کے بیٹے پھر نذیر احمد نیلورا صاحب, ایم ایل ایز. ایک ایک کر کے انہوں نے سبوں کو ٹارگٹ کیا اور ختم کیا. مشتاق احمد لون صاحب ہمارے ڈسٹرکٹ کے شہید ہو گئے, شریف ترین آدمی تھے. تو کس کو چھوڑا انہوں نے کسی کو نہیں چھوڑا. میں نے کہا نا کہ ایک ادھر, پھر جب میں 96 میں یہاں پر آ گیا, میں ایک علاقے میں گیا, میں نے کہا, میں جپسی میں نیچے اترا, میں نے کہا تقریر کروں گا, سارے لوگ نکلے گئے لیکن مکانوں کے کھڑکیاں بند کی. میں اکیلے بیٹھا تھا چوک میں کر رہا تھا, تاکہ میرے پیچھے ڈی ایس پی تھا سیکورٹی میں. اور جب میں ادھر سے نکلا تو میں مائن کے اوپر سے نکلا,
वो तारसपोरा में कहीं माइन रखी थी, एक लकड़ी का छोटा सा वो नाली जैसी थी, तो उसमें एक आदमी ने वो माइन रखी थी, वो नहीं फट गई। फिर जब उसने वो माइन निकाली तो और फिर अपने उस एरिया में रहा जहाँ उनका वो हेडक्वार्टर था, तो उसने ऐसे ही फेंक दी माइन, जो मैंने फिर बाद में सुना लोगों से, क्योंकि लोगों को लेते थे ना वो वहाँ पर, तो उनको कहा देखो जी ये फटी नहीं, वो मिनिस्टर बच गया, इस तरह ये आदमी फलानी आदमी बच गया, तो माइन फट गई, तो जिसने वो फेंका तो उसका ये बाजू ही उधर गिर गया। तो 96 के इलेक्शन जीतने के बाद भी आपके लंगेट वाले एमएलए अब्दुल अहद कार और मुश्ताक अहमद लोन जो लोलाब से थे, इन दो का वहाँ असैसिनेशन हो गया इलेक्शन जीतने के बाद। और कार साहब को दावत दी गई, उसको कहा आप शरीफ आदमी हो, आपके खिलाफ कोई चार्ज नहीं, अगर कोई चार्ज थी नेशनल का, सबसे बड़ी चार्ज थी नेशनल कानून, उसे वो कोई करप्ट आदमी नहीं था, कोई कुछ नहीं था, उसके खिलाफ यही एलिगेशन थी ये नेशनल कानून का। उसको उन्होंने कहा कि जब वो मेरे साथ जलाया रहा 2-3 साल, फिर उसको दावत देकर उन्होंने वापस लाया, फिर जब वापस आया वो कुछ ही दिनों के बाद उसको कत्ल किया। तो आप ये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो विक्टिम रही है मिलिटेंसी की, विक्टिम और किस मातूब रही है। बिल्कुल, बाकी लोग तो मिल गए उन्हीं के साथ, वो तो फिर गन चलाते थे, व्हील करते थे, उनके लोग भी। फिर तब्दीली कैसे आ गई, फिर ये इलेक्शंस वगैरह क्यों कैसे लड़ने लगे? देखिए 9/11 हो गया, उसके बाद पार्लियामेंट पर अटैक हुआ नवंबर या दिसंबर के महीने में, दिसंबर में ना 9/11 के बाद सारी सिचुएशन सारी दुनिया में तब्दील हो गई। और फिर जब ये हो गया पार्लियामेंट अटैक, फिर कानून लाया गया, यहाँ पर टाड़ा ख़त्म किया गया, यहाँ पर पोटा ख़त्म किया गया, और ये जो UAPA एक्ट जो है इसके बदले इसको लाया गया, UAPA एक्ट को। शुरू में UAPA एक्ट बड़ा नरम था, तो लेकिन इस कानून ये टाड़ा और पोटा के मुतालिक ओवरऑल शोर उठा था। जो यूनाइटेड नेशंस के रेपेटेयर्स थे उन्होंने भी कहा, जो यहाँ पर ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन थे उन्होंने भी इस पर काफ़ी बहुत सारी कंट्रीज़ ने इसको कंडेम किया कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। तो फिर उन्होंने UAPA एक्ट को लाया जी। और इसमें अगर कोई कमज़ोरी उन एक्टों में रखी गई थी वो इसमें दूर उन्होंने लाई, वो दूर की। मसला आपको मैं ये बताऊंगा, UAPA एक्ट इसमें लॉ इज जेल, बेल नहीं है इसमें जी, जेल इज अ लॉ, बेल इज नॉट एक्सेप्शन। हाँ, अच्छा, इसमें पुलिस ऑफिसर को ये पावर्स हैं, they can seize any vehicle, they can seize any building, they can seize anything। वो किसी को भी ले सकते हैं विदाउट जुडिशियल स्क्रूटनी, कोई ज़रूरत नहीं। पहले अगर किसी को बंद करना होता था, ये 24 घंटे के अंदर अंदर कानून के तहत मजिस्ट्रेट के सामने पेश होना चाहिए, इसमें वो बात ही नहीं है। अदालतों को भी अलग रखा गया है, अदालतों का अलग, यू कैन पुल डाउन एनीबॉडीज प्रॉपर्टी। तो आप ये बता रहे हैं कि इसकी वजह से खौफ पड़ा और उनको लगा कि हम अभी अपनी पॉलिटिक्स नहीं चला सकते। मैं वही कहता हूँ, तो इस वजह से ये आप जो देखते हैं ना, फिर ये चेंज जो माहौल होगा इस खौफ और डर से, इसमें UAPA का बड़ा हमें रियासी जम्मू कश्मीर के लोगों को इतना डराया 2019 में जब 370 को ख़त्म किया। आप नहीं सोचते कि हम जैसे लोग एक साल 9 10 महीने हम या नज़रबंद रहे या जेलों में रहे, और अभी भी जो लोग हैं हज़ारों की तादाद में बाहर के जेलों में हैं। यहाँ अल्टीमेट कंट्रोल किसका है इस वक्त? तो लिहाजा लोग ये जिन्होंने बंदूक उठाया था, मैं समझता हूँ कि सब इसी में अब वापस मेन स्ट्रीम है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो वापस आ गए। अभी भी मैंने एक वो स्टेटमेंट दिया 26 जनवरी को आ गया था ये नेट पर, कि बहुत सारी ऐसे आर्मी जो हुर्रियत के साथ थी उन्होंने वापस नेशनल मेन स्ट्रीम में आए। अब ये बता रहे हैं कि मिलिटेंसी वाली जंग हारने के बाद अब ये लोग मेन स्ट्रीम में रोल ढूंढ रहे हैं, मेन स्ट्रीम में, और वो हुर्रियत बात अब रही नहीं है कहीं पर। लिहाजा मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप ये जो कहते हैं ना कि फिर कैसे वो आ गए, पहले 9/11 जी जो USA में हुआ, जब बिन लादेन ने वो जहाज़ वहाज़ भेजे तो
वो टावर गिराया, ट्रेड सेंटर जो उनका था मेन, जी, और उसके बाद फिर 9/11 ये जो पार्लियामेंट पार्लियामेंट वाला अटैक जो हुआ, जी। इसने सारी फिर बदल ही दी सिचुएशन यहाँ पर, तब्दीली लाई। सारी तब्दीली इस तरह। ये डर खौफ का माहौल था इस वजह से। चौधरी अगर थोड़ा सा रिलैक्स उसमें करते तो मैं नहीं समझ फिर हुर्रियत ख़त्म होती। चौधरी मोहम्मद रमज़ान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने तफसीली गुफ्तगू हमारे साथ की, ख़ासतौर से अपने इंतखाबी मारूकों के बारे में आपने कई चीज़ों की सफाई दे दी। तो नाजरीन, ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर चौधरी मोहम्मद रमज़ान, जो 4 मरतबा मिनिस्टर ऑफ लेजिस्लेटिव मिनिस्टर भी रहे हैं और MLA भी रहे हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जम्मू कश्मीर में, और इस वक्त भी ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है, लेकिन ये किसी असेंबली या पार्लियामेंट में इस वक्त नहीं है। तो इन्होंने आज ज़ाती जो इनके इंतखाबी मार्के हैं और इनकी जो सियासत है, इस पर उन्होंने तफसीली रोशनी डाली। अगले प्रोग्राम में एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तब तक के लिए इजाज़त। शुक्रिया।